अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरजाना अली और आप देख रहे हैं ब्यूरो रिपोर्ट। आज का दिन बहुत ज्यादा सियासी लिहाज से गर्म रहा। गर्म इसलिए कि अभी आपने देखा अपनी टीवी स्क्रीनों पर जहां एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अपने मुनहरिफ मेंबरान असम्बली के ऊपर इंतहाई गुस्सा हैं और पेशावर में हमने देखा, फिर हमने पंजाब में भी देखा और खास तौर पर सिंध हाउस में इस्लामाबाद में जो कुछ आपने देखा वो आपके सामने है। उन्हें गुस्सा है इस बात का कि तहरीक इंसाफ की टिकट पर जीतने वाले लोग कैसे तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ हो सकते हैं या उनको धोखा दे सकते हैं। तो आज ये जो गर्मा गर्मी है वो हमें नजर आई है। कारकुनान बहुत गुस्से में हैं और वो जो नारे लगा रहे हैं यकीनन वो भी एक शिद्दत पसंदी की तरफ ही हमें जाते हुए या इंतहा पसंदी की तरफ जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हुकूमत का हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर करने का फैसला भी सामने आया है, जिसको कि वज़रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े तौर पर बता दिया। फिर अगर हम सुबह के इब्तदाई जो घंटे थे उनकी तरफ चले जाएं तो शेख रशीद साहब जो कि वजीर दाखिला हैं, उन्होंने सिंध में गवर्नर राज लगाने की बात की। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 3 वज़रा की, तो उन्होंने इस सिंध में गवर्नर राज लगाने के जो फैसले थे उसको रद्द कर दिया और कहा कि ऐसा कोई इरादा नहीं है। ओवरऑल अगर हम सिचुएशन देखते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो गर्मा गर्मी जो है माहौल में बढ़ रही है। कुछ वज़रा जो है वो बड़े ही सुलझे हुए लहजे में आराम से बात करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बहुत तरीके से अपने मुनहरिफ साथियों को भी समझाया और साथ ही साथ जो उनके साथ इत्तेहादी थे उनको भी सियासी फैसले करने की तलकीन की। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। मेरी ये राय थी और मैंने आपको बताया ये मेरी जाती राय थी कि जो कुछ सिंध गवर्नर हाउस में हो रहा है, जो खरीदो फरोख्त हो रही है, जो लेन देन हो रहा है, जो मेंबरों को वहां रखा जा रहा है, सो मैं इमरजेंसी और गवर्नर राज सिंध में लगाने का हामी था। आज मैंने समरी प्राइम मिनिस्टर साहब को पेश की, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं हो सका। अभी बड़े दिन हैं और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हालात जो हैं जितने 1-2 रोज पहले तलखी पे पहुंच गए थे वो कुछ बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। आपने गवर्नर राज की तजवीज दी है, ऊपर से आप तसादुम का भी खदशा जाहिर कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि अगर जमहूरियत की बसात लपेटने में आप सबसे पहले होंगे? मैं जमहूरियत की बसात लपेटने में तो पहले नहीं हूंगा, ना मेरे में ऐसी ताकत है। मेरा हल्का जरूर है जो जमहूरियत की बसात लपेटता है। हमारे जो एलाइज हैं, क्या सराहियां हो रही हैं, वो छोड़ गए, छोड़ जाएंगे। आप मेरे बयानात उठा के देख लें, तसलसल से मैं कह रहा हूं कि हमारे एलाइज हमें नहीं छोड़ेंगे। मैं कल ही आपको बता रहा था कि हम बड़े शरीफ लोगों की पार्टी हैं, लेकिन शाह साहब ने तो हद ही कर दिया शराफत की। इतने भी नहीं है, थोड़े से जब जरूरत पड़ी तो कर लेंगे। इशू बड़ा सिंपल है। ये जो सारे लोग हैं जो सिंध हाउस में इस वक्त कैद किए गए हैं और उनके ऊपर वहाँ से पुलिस बुला के लगाई गई है, हम समझते हैं कि इनको आज़ादाना फैसले करने की इख्तियार होना चाहिए और इनको रिहा किया जाए। नाज़रीन, आपने सुना मुख्तलिफ वज़रा की राय जो है वो हमें मुख्तलिफ नजर आई। शेख रशीद साहब ने जो कहा सुबह के वक्त, अभी जाके वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कुछ और बता दिया। वो एक इत्तेहाद की तरफ और इत्तफाक की तरफ जाते हुए बात कर रहे हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब की बातें भी आपने बहरहाल सुन ली और जो हो रहा है वो भी सारे देख रहे हैं। इन सारे मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे हमारे चारों ब्यूरो चीफ। इस्लामाबाद से तारिक चौधरी साहब, लाहौर से सलीम शेख साहब, कराची से रिफत सईद साहब और क्वेटा से मुजीब अहमद साहब। आप चारों का शुक्रिया। सबसे पहले चूंकि इस्लामाबाद बहुत ज्यादा गर्म है तो तारिक चौधरी साहब के पास ही जाऊंगी। तारिक साहब, मेरा इरादा तो यह था कि मैं ये जो हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ सदारती रेफरेंस
दायर करने का फैसला था, इससे बात का आगाज करूं। लेकिन चूंकि सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई है सिंध हाउस में, जिस तरह से कारकुनान दाखिल हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो आप इस मसले को क्या देख रहे हैं कि कहां पर हुकूमत से कुछ ऐसी बात हो गई कि जिससे जो कारकुनान हैं उनमें गुस्सा और जोश आ गया और अब वो किसी चीज को नहीं देख रहे, इवन के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को भी? देखिए, एक तो अभी थोड़ी देर पहले इतला मिली कि 2 MNAs जो उनको लीड कर रहे थे, एक का ताल्लुक कराची से है, फहीम खान साहब हैं, और एक का ताल्लुक गालिबन मियां वाली से अताउल्लाह न्याजी साहब, उनको पुलिस ने तहवील में लिया है चूंकि वो लीड कर रहे थे इन कारकुनों को। आज हमें सुबह ये इतला मिली थी, बाकायदा प्रेस रिलीज आई कि प्रेस क्लब के सामने 3 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुन एहतजाज करेंगे। किसी भी जमात के कारकुनों का प्रेस क्लब के बाहर या किसी भी लेजिटिमेट जगह पर एहतजाज करना कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है, बल्कि जमहूरी बात है। लेकिन ये समझ नहीं आई कि प्रेस क्लब से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर ये एहतजाजी जो है वो सिंध हाउस कैसे पहुंच गए, जो कि रेड जोन है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आई कि ये रेड जोन इसको क्यों कहा जाता है। जब रेड जोन में जब जिसका दिल चाहे दाखिल हो जाता है और अपनी मर्जी से एहतजाज करता है, तो फिर इसको रेड जोन का नाम जो है डकोरसला ये क्यों है। इसके बिल्कुल सामने जजेस कॉलोनी है, इसके एक तरफ जो है वो मिनिस्टर कॉलोनी है, सारे फेडरेशन के यूनिट हैं, कश्मीर हाउस, KP हाउस, बलूचिस्तान हाउस, पंजाब हाउस वो है। तो ये वहां पर पहुंचने में कैसे कामयाब हुए, वो एहतजाज जो कि प्रेस क्लब के सामने होना था वो यहाँ तक कैसे मुंतकिल हो गया। इस्लामाबाद की पुलिस ने उनको क्यों नहीं रोका। अब जब एहतजाज हो गया और गेट फलांग लिया, गेट को तोड़ने की कोशिश की, लोटे छोटे लहरा दिए, तो अब अगर कुछ कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है तो ये इसका जवाब इस्लामाबाद पुलिस को देना चाहिए। मेरे लिए ये मंजर इसलिए नया नहीं है, नया इसलिए है कि ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि कोई हुकूमत और उस हुकूमत के कारकुन जो है वो अपनी हुकूमत के होते हुए एहतजाज कर रहे हैं। वरना मैंने और आपने हम सब ने 2014 में ये देखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग काफ, MWM और पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुन 126 दिन यहाँ बैठे रहे थे, और उस वक्त भी पाकिस्तान टेलीविजन, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट और दीगर जो हमारे यहाँ पर इंस्टॉलेशन है, बड़ी बाइज्जत और बड़ी सास इंस्टॉलेशन है, उन पर भी कारकुनों ने हमला किया था। और कुछ कारकुन तो गुज़श्ता हफ्ते कुछ दिन पहले उसमें से बरी भी हो गए हैं और वो ज्यादातर उनसे गुजरा भी बन गए हैं। तो इस्लामाबाद ने ये मंजर पहले कई दफा देखा है कि किस तरह से कारकुन आते हैं और किस तरह से यहाँ पर एहतजाज करते हैं। लेकिन फर्क ये है उस वक्त की जो हुकूमत थी जिसके खिलाफ ये एहतजाज किया गया था, उसने खासी टॉलरेंस का मुजाहरा किया था। और आपको ये भी याद होगा एक बड़े मशहूर SP थे जुनेजो साहब, उन पर भी जो यहाँ पर वाक़यात हुए जिस तरह से उनको मारपीट की गई, बावर्दी थे, वो एपिसोड भी याद होगा। आज के इस एहतजाज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को कंट्रोल करना चाहिए था। अगरचे अब से चंद सेकंड पहले एक बयान जारी किया गया मीडिया ऑफिस से कि जी कारकुन जो है वो कानून को हाथ में ले, आइन के मुताबिक चले, लेकिन अब तो जो एपिसोड होना था हो गया। अब उसकी फुटेजेस पूरी दुनिया के सामने चली गई कि पहली दफा तारीख में एक हुक्मरान जमात के कारकुन जो है एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे ये समझ नहीं आई कि ये एहतजाज किस बात पर हो रहा है। अभी आपने भी इंट्रो में कहा, सिर्फ एक फिक्रा बोलूंगा मैं, आपने इंट्रो में कहा कि मुनव्वर फरकान जो है उनके खिलाफ एहतजाज हो रहा है। तो जो वीडियोस मैंने देखी है, जो वीडियोस आपने भी देखी होंगी, उनमें से तो किसी रुकन ने इनहराफ का ऐलान नहीं किया। कल भी और आज भी जितने अरकान है वो कहते हैं कि हमें जो इतलात मिल रही है कि हमें अपने जो वोट है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट की जो रेजोल्यूशन है, उसमें हमें अपने वोट का हक डालने से रोके जाने की इतलात है। तो हम तो अपनी फ्री विल के मुताबिक अपना वोट डालने जा रहे हैं। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि हम PTI के खिलाफ वोट डालेंगे, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम अपोजिशन के हक में वोट डालेंगे। तो अगर अभी तक किसी ने अपनी जमात के खिलाफ वोट डालने का ऐलान नहीं किया, अपनी जमात के फैसले के खिलाफ जाने का ऐलान नहीं किया, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि मुनहरफ है। तो मुझे तो ये एहतजाज जो है रूटीन की बात है, लेकिन ये एहतजाज मुझे समझ नहीं आया। ठीक है रफत साहब, ये जो सिंध हाउस पे इस तरह से ये पार्टी कारकुनान जो हैं वो चढ़ दौड़े हैं और जो सिचुएशन एक बन गई है, और फिर हमने देखा कि पेशावर में भी ये सिलसिला है। मैं जरा सिंध में, चूंकि आप कराची में बैठे हैं, तो वहां से क्या रिस्पांस आ रहा है, क्या कहा जा रहा है कि ये क्या हुआ है और क्या वो इस चीज के लिए तैयार थे? क्योंकि सुबह भी खबरें आ रही थी कि यहाँ से लोगों को मूव कर दिया गया था। आप क्या देख रहे हैं?
دیکھیں فرزانہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پری پلان منصوبے کے تحت کیا گیا ہے، حکومت کے ایما پہ کیا گیا ہے، ان کے ایک وزیر کی ٹویٹ کے بعد کیا گیا ہے، لہٰذا اب دوسرے وزیر نے یعنی شیخ رشید صاحب نے آ کر ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہا ہے کہ گرفتاری بھی ہوگی جو اس میں ملوث تھے انہیں جیسا کہ طارق چودھری نے بتایا حراست میں لیا گیا ہے، لیکن یہ سب باتیں دکھاوے کے لیے ہیں، یہ سب منصوبہ بندی سے ہوا ہے اور شے پر ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کی اتنی ہمت بڑھی کہ انہوں نے سندھ ہاؤس کا دروازہ توڑ کے اپنے مناظر دیکھے ہوں گے، وہ اندر داخل ہوئے، سندھ پولیس کے اہلکار انہیں روکتے رہ گئے۔ اب اس کا رد عمل یہ ہوا کہ یہاں پر پیپلز پارٹی نے بھی ایک کال دے دی اور گورنر ہاؤس پر جو ہے پیپلز پارٹی کے کارکن جمع ہو گئے ہیں، اور یقیناً ایک تصادم کی صورتحال بالکل پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ ایک سب سے بڑے خطرناک بات یہ ہے کہ گورنر ہاؤسز پر جو ہے وہ فیڈرل فورس یعنی پاکستان رینجر تعینات ہوتی ہے، تو پاکستان رینجر یا گورنر ہاؤس سندھ پر بھی تعینات ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ کس طرح کا تصادم کی صورت اختیار کرتا ہے اور یہ خطرناک صورتحال میں کس طرح تبدیل ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے برملا یہ بات کہی ہے، کل سعید غنی نے بالکل واضح طور سے بات کہی تھی کہ اگر آپ یہاں ہمارا گھیراؤ کریں گے تو ہم آپ کے گھروں کا بھی گھیراؤ کر سکتے ہیں، آپ کے اراکین اسمبلی یہاں موجود ہیں، ہم وہاں بھی جا سکتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ کال دی گئی اور پیپلز پارٹی کے کارکن جو ہے گورنر ہاؤس کے کراچی میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں اور وہاں بھی خاصی کشیدگی موجود ہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں آپ خود سمجھ سکتی ہیں کہ کون جان بوجھ کے تصادم کی طرف اس ساری صورتحال کو لے جا رہا ہے، اور اگر جب بعد میں جب ریلیاں نکلیں گی، جب ایک ان کا جو ایک قافلہ نکلنے کی بات مسلم لیگ نون نے کی ہے، تو آپ خود سمجھ سکتی ہیں کہ تصادم کہاں جا کے ٹھہرے گا۔ میرے خیال میں یہ بہت برا ہوا ہے، غلط روایت ڈالی جا رہی ہے اور جس انداز سے لوگوں پر وہاں چڑھائی کی گئی ہے، اور اطلاعات یہی ہے کہ اب انہیں دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ پیپلز پارٹی بھی ہر کام بہت منصوبہ بندی سے منظم ہو کر رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جے یو آئی کے جو کارکنان ہیں ان کو بھی طلب کیا گیا ہے، تو اگر وہ بھی اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں میرے خیال میں اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اپنے کارکنوں کو بلایا گیا ہے۔ لیکن وہی بات ہے طارق صاحب والی کہ خاصی دیر کر دی ہے، جو ہونا تھا ڈیمیج وہ ہو چکا، جو روایت کشیدگی کی پڑھنا تھی وہ پڑ چکی۔ ٹھیک، سلیم شیخ صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ پارٹی کارکنان تحریک انصاف کے وہ ایک خاتون ایم پی اے کے گھر پہ گئے ہیں اور وہاں پہ بھی نعرہ بازی کی گئی ہے۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم ہی ہراسانی کے خلاف قوانین بنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ حکومت چاہے پختونخوا میں ہو، مرکز میں ہو یا کسی بھی صوبے میں، اور پھر خواتین کے گھروں میں اس طرح سے چڑھائی کر دینا، ان کے خلاف اس طرح نعرے بازی کرنا، یہ تو سارے ہراسانی کے اندر جو ہے ان کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ باقی چیزیں تو چھوڑ دیں کہ لا اینڈ آرڈر اور یہ چیزیں وہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا کیا کچھ ہو رہا ہے؟ جی دیکھیے، یہ سب کچھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اباع پر ہو رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے کارکنان ہی جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کر جو ہے احتجاج کر رہے ہیں، اور جو وجیہہ اکرم ہیں ان کے گھر وہ یوتھ ونگ کے کارکنان گئے ہیں اور انہوں نے جا کر نہ صرف احتجاج کیا ہے، لوٹے جو ہیں وہ بھی لہرائے ہیں اور وارننگ بھی دی ہے کہ آپ جو ہے اگر منحرف ہونا ہے آپ نے تو آپ ہو جائیں، لیکن ہماری جو دی ہوئی سیٹ ہے اس سے واپس استعفیٰ دے دیں، اور اگر واپس نہیں استعفیٰ دیتے ہیں تو پھر ہم نہ صرف آپ کو اس طرح کریں گے بلکہ ہم اس کا جو ہے اس سے زیادہ بھی رسپانس کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی اور کارکن یعنی کوئی اور ایم این اے بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جائے گا تو ہم اس کا اس سے بھی برا حال کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ صورتحال جو ہے اگر یہ شروع ہو گئی ہے تو آئندہ آنے والے دنوں میں مزید خراب ہوتی جائے گی، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ حکومت ہی میں اس کو کہوں گا، کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت پنجاب میں بھی ہے اور وفاق میں بھی ہے، اور ان کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نکلیں، اور نکلنے کے بعد جو ہے وہ احتجاج کا سلسلہ اس طرح شروع کریں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں ساری صورتحال میں جو ہے چودھری شجاعت حسین کا ایک بیان بڑا خوبصورت آیا ہے۔ انہوں نے گو کہ ابھی تک اپوزیشن کے ساتھ جانے کی بات نہیں کی، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر حکومت الزام لگا رہی ہے کہ پیسے دیے جا رہے ہیں اور ووٹ خریدے جا رہے ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اگر عدم اعتماد میں کوئی ووٹ ڈال رہا ہے تو اپنی مرضی سے ڈال رہا ہے، کوئی پیسے کہیں تقسیم نہیں کیے جا رہے، اور انہوں
انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ دونوں پارٹیاں جو ہے اپنے جلسے جلوس ختم کر دیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص مر گیا تو اس کا بڑا نقصان ہوگا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر حکومت کہتی ہے کہ 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے اور ان میں سے گزر کے جائیں ووٹ ڈالنے کے لیے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی نے ووٹ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہو تو 10 لاکھ یا 10 کروڑ لوگ بھی ہوں تو وہ پھر وہ لوگ ان کو نہیں روک سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈیولپمنٹ ہے ابھی تک جو چودھری برادران کی طرف سے یہ تو نہیں کہا گیا کہ وہ اپوزیشن کا حصہ بن گئے ہیں, لیکن جو ابھی تک سارے حالات ہیں, واقعات ہیں, وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ان کا جو جھکاؤ ہے وہ اپوزیشن کی طرف ہے. اور جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 23 تاریخ سے قبل جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف چلے جائیں گے. سلیم آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میں تھوڑا سا مختصر سا جواب دیجیے گا, پھر میں نے مجیب سے بھی بات کر دی ہے, رانا ثناء اللہ نے بھی کچھ بات کی ہے. تو آپ کو کہیں لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مسلم لیگ نون کے کارکنان اور پی ٹی آئی کے کارکنان کا آپس میں پنجاب میں کہیں تصادم ہونے کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے؟ جی بالکل, اگر یہی حالات رہے جیسے میں نے پہلے بتایا تو حالات بگڑ سکتے ہیں. اور رانا ثناء اللہ نے تو بالکل کھلی دھمکی دی ہے کہ آج کے بعد جو ہے وہ کسی کے گھروں کے باہر جو ہے وہ احتجاج نہ کریں. اگر احتجاج کا یہ سلسلہ جاری رہا تو ہمارے کارکنان جو ہیں وہ بھی آپ کے عہدیداران کے گھروں کے باہر جائیں گے اور پھر اسی قسم کا احتجاج کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ اس قسم کی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے جلسے جلوسوں سے باہر نکل آئے. ظاہر ہے امن و امان کا قیام جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور حکومتیں ہی ہوتی ہے جو معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرتی ہے, بگاڑنے کی نہیں. یہاں معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا الٹ نظر آ رہا ہے. مجیب آپ کے ہاں کیا سچویشن ہے؟ کیا اس طرح کے واقعات آپ کی طرح بھی ہوئے ہیں؟ کیونکہ کل سے جو تھا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو ویسے ہی وہاں پہ خراب ہے بلوچستان میں, اور کوئٹہ میں جو ایک تھریٹ الرٹ تھا اس کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں آپ, اور پھر اس طرح کی سچویشن کے بارے میں کیا ہے وہاں پہ؟ فرزانہ, صورتحال گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. ایک طرف سیاسی محاذ گرم ہے تو دوسری طرف امن و امان کے معاملات بھی بہت زیادہ گمبھیر ہو گئے ہیں, خاص طور پہ کوئٹہ اور بلوچستان میں. 2 روز سے سیکیورٹی انتہائی ہائی الرٹ پہ رکھی گئی ہے اور اس کے نتیجے میں اسکول بند ہیں, کالجز یونیورسٹیز بند ہیں اور حالات کنٹرول میں تو ہیں لیکن کرفیو سا ماحول نظر آتا ہے. شہر میں ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے. جو تھریٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ایسے موقع پہ سیاسی بحران بھی ہے اور ملکی سلامتی اور امن و امان کا بھی مسئلہ ہے. یہاں پہ سیاسی حوالے سے کل وزیر اعلیٰ بلوچستان سے جب ہماری بات ہوئی ان کی میڈیا کانفرنس میں تو انہوں نے واضح کیا کہ انہیں یقین ہے کہ باپ پارٹی کے جو ارکان اسمبلی ہیں وہ بلوچستان کے مفاد میں فیصلہ کریں گے. انہیں فرق نہیں پڑتا تبدیلی کیسے آتی ہے, کہاں آتی ہے. بلوچستان میں بھی اگر تبدیلی آتی ہے تو وہ اس کے لیے تیار ہیں. جب انہوں نے جانا ہوگا وہ چلے جائیں گے. یہ بات اس طرف اشارہ دے رہی ہے کہ بلوچستان میں بھی تبدیلی کی ہوائیں چل پڑی ہیں. اور اس حوالے سے جب ہماری بات ہوئی ہے جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں یا جے یو آئی کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان کے آئندہ وزیر اعلیٰ کا فیصلہ مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری کریں گے اور بی این پی مینگل ان کے ساتھ ہوگی. جبکہ جو باپ پارٹی ہے ان سے کہا گیا کہ اس بار جو نیکسٹ وزیر اعلیٰ آئے گا وہ شاید ان کا نہیں ہو سکے گا. اگر وہ چاہتے ہیں کہ قدوس بزنجو کو ہٹا دیں تو وہ ان کو سپورٹ کریں, نہیں تو وہ اپنا وزیر اعلیٰ لے آئیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے سنا صورتحال ناظرین جس طرح کی ڈیولپ ہو رہی ہے اور اس میں غصہ جو ہے وہ بہت ظاہر ہے. جذباتی کارکن جو ہے اور خصوصاً تحریک انصاف کا جو کارکن ہے اس میں ہم نے جوش اور جذبہ ہمیشہ زیادہ دیکھا ہے اور غصہ اور اینگر بھی اس میں ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے. ایسے میں جو ان کے رہنما ہیں انہی کا یہ ایک کام بنتا ہے کہ ان کے مزاج کو ٹھنڈا رکھے, ان کو کنٹرول میں رکھے, کیونکہ پاکستان سب سے زیادہ اہم ہے. ہم بریک پر چلتے ہیں اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو جیسے کہ میں نے کہا کہ حکومت کا ہارس ٹریڈنگ کے خلاف جو صدارتی ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ ہے اس پر بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے جیسا کہ میں کہہ رہی تھی کہ ہم بات کریں گے حکومت کا
हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ सदारती रेफरेंस लाने का जो फैसला है उससे मुतालिक तारिक चौधरी साहब, ये जो एक मामला चल निकला है और आज हुकूमत के जो 3 अहम वज़रात थे उन्होंने भी बड़ी तफसील से बात की, लेकिन चौधरी साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने बड़ी अजीब सी बात कर दी। अगर मैं उनके अल्फाज आपको बताऊं तो वो कह रहे थे कि रेफरेंस का इंतजार करने की उन्होंने बात की और कहा कि हमें कोई जल्दी नहीं है। लेकिन जहां तक हमारी मालूमात हैं तो आप तहरीक अदम एतमाद का तो कुछ खास पीरियड होता है ना, आप जरा हमारी रहनुमाई करिएगा। देखिए, हुकूमत के पास तो बड़े कानूनी माहिरीन है, मैं तो एक लेमैन, एक छोटा सा रिपोर्टर हूँ फील्ड का, जो सारे दिन इन इवेंट्स को कवर करता हूँ। हम सब जाहिर है यही काम करते हैं। इस रेफरेंस का नतीजा क्या निकलेगा, ये कब फाइल होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी, इसको भी फिलहाल हम आने वाले दिनों पे छोड़ते हैं। मेरी जो समझ अंडरस्टैंडिंग है कि सिवाय इस बात के कि किसी वजह से अपोजिशन जो है या जो भी मूवर होता है तहरीक एतमाद का, अगर वो अपनी तहरीक, अपनी मोशन या अपनी रेजोल्यूशन खुद वापस ले ले, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि इस पर बहस ना हो। अब ये डिले करने के लिए किसी ने मशवरा दिया है तो मशवरा देने वाले को पता होगा या मशवरा लेने वाले को पता होगा। जब ये तहरीक जो है वो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा हो चुकी है तो अब इस पे एक विद इन ड्यू टाइम जो अब 21 तारीख को ये इसका कट ऑफ डेट है, 21 तारीख को कौमी असम्बली का वो इजलास जिसमें इस प्रोसेस में शुरू होना है वो तो बुलाना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। और अगर कोई तशरीह करेंगे, स्पीकर साहब तशरीह करेंगे तो फिर आने वाला वक्त बताएगा कि ये कानूनी पेचीदगियां कहाँ तक जाती हैं। तहरीक एतमाद पे बहस और उस पर मुबासा और उसका प्रोसेस तो हर हाल में होना है, कानून में, आइन में, और जो रूल्स और प्रोसीजर उसमें ये लिखा हुआ है। और इसके अलावा 3 दिन के अंदर 3 दिन में बहस भी होनी है और 3 दिन के बाद जो है 7 दिन के अंदर इस पे जो भी इसका काउंट डाउन होता है, जो भी इसका डिसीजन है, डिवीजन ऑफ मेंबर्स होती है या वोटिंग होती है, जो भी इसका तरीकाकार है, डिवीजन होती है वैसे, तो वो प्रोसेस तो अब करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, काबिल एहतराम अदारा है, सबसे मुकद्दस अदारा है, वहां से क्या फैसला आएगा मैं उस पर तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन आइन, कानून और ये जो हमारे प्रोसीजर्स हैं उसमें तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है इस तरीके एतमाद को डिले किया जाए। जी वो बिल्कुल वाज़ेह है। जरा थोड़ा सा रफत साहब से मैं पूछना चाहूंगी कि रफत साहब, जहां एक तरफ ये रेफरेंस की बात हो रही है, वहां दूसरी तरफ उन्होंने शोकाज नोटिसेस की बात भी की है। आप क्या समझते हैं कि ये शोकाज नोटिसेस अगर दे भी दिए जाएं तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? देखिए, इससे फर्क ये पड़ेगा, इमरान खान साहब को तसल्ली हो जाएगी क्योंकि वो बहुत उजलत में हैं और उनका लबो लहजा ये बता रहा है कि वो वाकईतन घबराए हुए हैं, तो वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। और साथ साथ ये है कि फिर अब उनके पास शरीफुद्दीन पीरजादा का जो मुतबादिल है वो फरोग नसीम साहब हैं और बाबर आवान साहब हैं, वो मुस्तकिल उनके साथ सर जोड़कर बैठे हुए हैं और रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और आज भी ये जो सूरत-ए-हाल बनी है, इस हवाले से जो अदालत जाने का फैसला किया गया है, ये 2 दिन की मुशावरत के बाद हुआ है और यकीनन कोई रास्ता दिखाया होगा इन दोनों हजरात ने, और जिन पर वो रिलाय भी करते हैं, जिनसे मशवरा भी करते हैं। और इसी वजह से शोकाज तो पहला मरहला है और समझ रहे हैं कि वो शोकाज देने के बाद इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और वो यकीनन इन तमाम चीजों को रुकवा देगा। तो उम्मीदें उन्हें बहुत सारी हैं। फिर पीटीआई के लोगों को एक और भी चीज है, कोई एक ऐसा मौजूदा होगा और ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी। अब ये चीज भी मार्केट में आना शुरू हुई है, तो अब ये जादूगरी कहां से होगी, कैसे होगी? कानूनी जादूगर तो उनके पास 2 इसी सूरत में मौजूद है, बाबर आवान और फरोग नसीम की सूरत में। बारह रफत वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी दिखते हैं। जरा सलीम शेख के पास जाते हैं क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। सलीम शेख, जहां हम ये देखते हैं कि एक तरफ रेफरेंस और शोकाज नोटिस की बात हो रही है, वहां दूसरी तरफ रैलियों की भी बात हो रही है, जलसे जुलूसों की भी बात हो रही है, मरियम साहबा के बारे में भी बताया जा रहा है, तो थोड़ा सा वो बताइएगा कि वो क्या है और फिर इस तरह जब आमने सामने होंगे तो फिर क्या सूरत हाल आप बनती देख रहे हैं? जी, जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से रैलियों का बाकायदा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मरियम नवाज और हमजा शहबाज जो है वो इकट्ठे लाहौर से निकलेंगे। 24 मार्च की डेट दी गई है और 3 दिन जो है उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचने से पहले जो है 3 रातें क़याम करना है गुजरांवाला में, जेलम में, और फिर जो है वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे और 3
3 दिन क्याम करने के बाद जो है वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि जो कारकुनान को इकट्ठा कर रहे हैं ये भी एक अहम बात है, लेकिन जो दूसरी रैली है या दूसरा जलसा है उसकी डेट दी गई है 27। लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा गया है कि हम जब इस्लामाबाद रैली लेकर पहुंचेंगे तो हम वहां पर जो है 2 से 3 रोज क्याम भी कर सकते हैं। इसका मकसद ये है कि जो हुकूमत की तरफ से जलसा किया जाना है उसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाने हैं। तो दोनों पार्टियां जो हैं वो अब इस नहज पर आ चुकी हैं कि हमने जो है ये अपने पावर शो जरूर करनी है, और पावर शो में जो है वो नुकसान होने के इम्कानात मौजूद हैं, इम्कानात ज्यादा नजर आ रहे हैं। बहरहाल दुआ यही है कि नहीं हो। मुजीब, ये जो रैलियों का सिलसिला और जलसे जुलूसों का निकला है, हम ये देखते हैं कि मौलाना साहब की जो ज्यादा पावर स्ट्रेंथ है वो तो ज़ाहिर है पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में है, तो क्या वहां से भी कोई काफिले आ सकते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे JUI के रहनुमाओं ने अपने कारकुनों को तैयार रहने के लिए कहा है, और जो आज सदारती रेफरेंस के हवाले से बातें सामने आई उस पे JUI का कहना है कि अगर तहरीक अदम एतमाद में कानूनी आईनी प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया तो फिर फैसला सड़कों पर ही होगा। अगर ये कहते हैं कि हम 1 मिलियन का मजमा इकट्ठा करेंगे D चौक पे, तो हम 10 मिलियन तक लेके आ जाएंगे। इस हवाले से तमाम अजला के अमीरों को हिदायत जारी कर दी गई है कि वो काफिलों की तैयारी के इंतजाम करें। ठीक है मुजीब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप चारों का बेहद शुक्रिया। हमने कोशिश की तस्वीर अपने नाजरीन के सामने रखें कि आगे क्या होने वाला है और अब तक की क्या सूरत हाल है। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।